तो आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीन की एक बहुत ही मशहूर किताब की। द 48 लॉज ऑफ पावर। बिल्कुल, द 48 लॉज ऑफ पावर, एक ऐसी किताब जिसके बारे में मुझे लगता है सबने सुना ही होगा। कुछ लोग इसे जीनियस मानते हैं तो कुछ लोग इसे खतरनाक भी कहते हैं। हाँ, लेकिन इसे अनदेखा कोई नहीं कर सकता। और आज हम सिर्फ इन नियमों की एक लिस्ट नहीं पढ़ने वाले, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कुछ सबसे दिलचस्प कहानियों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पावर डायनामिक्स, ये सत्ता के समीकरण असल में काम कैसे करते हैं। और ये कहानियां सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं है। जब हम इनकी परतों को खोलेंगे तो देखेंगे कि यही सिद्धांत आज भी हमारे ऑफिस में, हमारे सोशल सर्कल में, यहाँ तक कि हमारे रिश्तों में भी काम करते हैं। सही बात है। और पहली कहानी तो मुझे हमेशा हैरान करती है। मतलब कौन सोच सकता है कि एक शानदार पार्टी किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। हम बात कर रहे हैं निकोलस फूके की। 17वीं सदी के फ्रांस के वित्त मंत्री। उनकी कहानी पहले नियम को एकदम सटीक तरीके से समझाती है, अपने मालिक से कभी आगे न निकले। जी, फूके एक बहुत काबिल और अमीर मंत्री थे। उन्होंने राजा लुई 14वें को खुश करने के लिए, अपनी वफादारी दिखाने के लिए एक पार्टी दी। और वो भी कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं। फ्रांस ने वैसी पार्टी पहले कभी नहीं देखी थी। बिल्कुल, महल शानदार था, मेहमान यूरोप के सबसे बड़े लोग, खाना बेहतरीन। उनका इरादा तो अच्छा था, वो तो बस राजा को सम्मान देना चाहते थे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। एकदम उल्टा। पार्टी इतनी ज्यादा भव्य थी कि मेहमान राजा से ज्यादा फूके की तारीफ कर रहे थे। और राजा लुई 14वें, जो खुद को सूर्य राजा कहते थे, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि उनका मंत्री उनसे ज्यादा चमक रहा है। ये उनके अहंकार पर सीधा हमला था। उन्हें ये अपनी बेइज्जती लगी। और अगले ही दिन फूके को गिरफ्तार कर लिया गया। जी, और उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताई। ये कहानी आज भी बहुत रिलेवेंट है। कॉर्पोरेट दुनिया में अक्सर ऐसा होता है। अच्छा, कैसे? कोई जूनियर अगर बहुत ज्यादा काबिलियत दिखाता है या किसी मीटिंग में बॉस से बेहतर आइडिया दे देता है, तो बॉस को खतरा महसूस होने लगता है। मतलब फूके की गलती सिर्फ दिखावा करना नहीं थी, बल्कि ये न समझना थी कि उनके बॉस का अहंकार कितना नाजुक था। बिल्कुल। जो लोग शक्ति के शिखर पर होते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी काबिलियत छुपानी चाहिए। ये तो बड़ा निराशाजनक लगता है। नहीं, काबिलियत छुपाना नहीं है, उसे पेश करने का तरीका बदलना है। अच्छा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गैलीलियो गैलीली। उन्होंने भी इसी नियम का इस्तेमाल किया, पर बहुत समझदारी से। जब उन्होंने बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज की थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी। वो चाहते तो इसका पूरा क्रेडिट खुद ले सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बड़ी चालाकी से अपनी खोज को मेडिसी परिवार को समर्पित कर दिया, जो उस समय उनके संरक्षक थे, उनके पेट्रन्स थे। उन्होंने उन चंद्रमाओं का नाम मेडिसी के सितारे रख दिया और कहा कि जैसे ये सितारे बृहस्पति के चारों ओर घूमते हैं, वैसे ही मेडिसी परिवार उस युग का केंद्र है। वाह! मतलब उन्होंने अपनी खोज को अपने बॉस की महानता का प्रतीक बना दिया। उन्होंने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल खुद को नहीं, बल्कि अपने संरक्षक को और ज्यादा शक्तिशाली दिखाने के लिए किया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा, मेडिसी परिवार बहुत खुश हुआ। उन्होंने गैलीलियो को शाही गणितज्ञ और दार्शनिक का पद दिया, जिससे उनकी आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा दोनों पक्की हो गई। तो उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई भी, लेकिन इस तरह कि उनके मालिक और भी महान दिखें। ये है असली रणनीति। बिल्कुल ठीक है। तो सीनियर्स के अहंकार को समझना तो बहुत जरूरी है, लेकिन दोस्तों का क्या दोस्तों पर भरोसा करना हमेशा सही होता है? रॉबर्ट ग्रीन के हिसाब से ये एक और बड़ा जाल हो सकता है। हाँ, और ये हमें दूसरे नियम पर लाता है। दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है ना? लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान है। 9वीं सदी के बाइजेंटाइन सम्राट माइकल तृतीय की कहानी इसे बहुत ही दुखद तरीके से दिखाती है। माइकल ने एक मामूली अस्तबल कर्मचारी बेसिल पर भरोसा किया था। आंख बंद करके भरोसा किया, क्योंकि बेसिल ने एक बार उनकी जान बचाई थी। उन्होंने उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया, उसे ऊंचे पद दिए और यहाँ तक कि साम्राज्य का सह सम्राट भी बना दिया। एक दोस्त के लिए इससे ज्यादा कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन सत्ता और पैसा इंसान को बदल देता है। बिल्कुल। बेसिल को जो कुछ भी मिला था वो उसे अपना हक समझने लगा। उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं। वो अब सिर्फ एक वफादार दोस्त बनकर संतुष्ट नहीं था। और फिर उसने माइकल की हत्या की साजिश रची। हाँ, और खुद सम्राट बन गया। जिस दोस्त पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने धोखा दिया।
तो दोस्तों के साथ आखिर समस्या क्या है? समस्या है ईर्ष्या। दोस्त आपकी सफलता से जलने लगते हैं। दोस्ती की जो फेमिलियरिटी होती है वो अक्सर सम्मान की रेखा को धुंधला कर देती है। तो फिर समाधान क्या है? दुश्मनों का इस्तेमाल करना? ये कैसे काम करता है? इसका एक शानदार उदाहरण है चीन के सोंग राजवंश के सम्राट ताइजू। जब वो सत्ता में आए तो उनके आसपास कई शक्तिशाली जनरल थे जो उनके लिए खतरा बन सकते थे। वो चाहते तो उन सबको मरवा सकते थे, जैसा कि इतिहास में होता आया है। लेकिन उन्होंने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने उन सभी जनरलों को एक दावत पे बुलाया और उनसे कहा कि उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि आप में से हर कोई सम्राट बनना चाहता है। हम एक दूसरे के डर में क्यों जिएं? मैं आपको एक प्रस्ताव देता हूं। क्या प्रस्ताव था? उन्होंने उन सबको धन, महल और उपाधियां देकर रिटायर होने का मौका दिया। शर्त बस इतनी थी कि वे सत्ता से दूर रहेंगे। और वो मान गए? खुशी खुशी मान गए। इस एक कदम से सम्राट ताइजू ने सदियों से चले आ रहे हिंसक तख्तापलट के चक्र को बिना खून बहाए खत्म कर दिया। ये तो कमाल है। एक दुश्मन जिसे आप सहयोगी बनाते हैं वो अक्सर एक दोस्त से ज्यादा वफादार होता है, क्योंकि उसे अपनी वफादारी साबित करनी होती है। ये तो दूसरों को मैनेज करने की बात हुई, लेकिन हमारी अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए? यहाँ पर तीसरा नियम, अपने इरादे छुपाएं, बहुत दिलचस्प हो जाता है। और इसका मास्टरमाइंड था प्रशिया का ओटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करना चाहते थे, है ना? जी, जर्मनी को एक करने के लिए। लेकिन वो जानते थे कि उनका राजा और जनता युद्ध के खिलाफ हैं। अगर वो सीधे सीधे इतनी योजना बताते तो उन्हें कभी सपोर्ट नहीं मिलता। तो उन्होंने एक तरह का मुखौटा पहन लिया। बिल्कुल। सार्वजनिक रूप से वो शांति की बातें करते थे, ऑस्ट्रिया की तारीफ करते थे और कहते थे कि कूटनीति ही सबसे अच्छा रास्ता है। वो सबको ये यकीन दिला रहे थे कि वो युद्ध के कितने खिलाफ हैं। और पर्दे के पीछे वो चुपचाप अपनी सेना को मजबूत कर रहे थे, हथियार जमा कर रहे थे। बिल्कुल, वो सही मौके का इंतजार कर रहे थे। उनके इस धोखे ने उनकी दुश्मनियों को अंधेरे में रखा और जब सही समय आया तो उन्होंने अचानक हमला कर दिया और जीत हासिल की। तो यहाँ सबक ये है कि शक्ति इस बात से आती है कि दूसरे आपके बारे में कितना कम जानते हैं। सही कहा। अगर लोग आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा सकते तो वो आपको रोक भी नहीं सकते। लेकिन यहीं पर एक विरोधाभास भी है। एक तरफ आप अपने इरादे छुपा रहे हैं, लेकिन नियम 6 कहता है हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। हाँ, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। एक तरफ चुपचाप काम करो, दूसरी तरफ सुर्खियों में रहो। इसे कैसे बैलेंस किया जाए? मुझे लगता है थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। टेस्ला शायद ज्यादा प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, लेकिन एडिसन एक जीनियस शोमैन थे। वो जानते थे कि सिर्फ एक अच्छा आविष्कार करना काफी नहीं है, आपको उसे बेचना भी आना चाहिए। और उसके लिए लोगों का अटेंशन खींचना जरूरी है। एडिसन ने अपने डायरेक्ट करंट डीसी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने तो जानवरों को टेस्ला की ऑल्टरनेटिंग करंट एसी से बिजली के झटके देकर ये साबित करने की कोशिश की थी कि एसी कितना खतरनाक है। क्रूर पब्लिसिटी स्टंट था, लेकिन उसने काम किया। लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया। और वो सिर्फ यही नहीं रुके। 1915 में जब अफवाह उड़ी कि एडिसन और टेस्ला को नोबेल पुरस्कार मिलेगा, तो एडिसन ने ये कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया कि वो टेस्ला के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। उनके लिए ध्यान एक ऐसा संसाधन था जिसे बांटा नहीं जा सकता। वो सुर्खियों में अकेले रहना चाहते थे। ये सोचना थोड़ा दुखद है कि एक बेहतर प्रतिभा शायद सिर्फ इसलिए पीछे रह गई क्योंकि वो एक अच्छा शोमैन नहीं था। आज के सोशल मीडिया के युग में तो ये और भी ज्यादा सच है। अनदेखा किया जाना शक्तिहीन होने के बराबर है। अगर कोई आपको देख ही नहीं रहा है तो आपकी उपलब्धियों का क्या मतलब? सही बात है। तो ध्यान खींचना जरूरी है, लेकिन एक बार ध्यान मिल जाए तो लोगों को अपनी बात कैसे मनवाएं? बहस करके? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं बिल्कुल नहीं। और ये हमें नियम 9 पर लाता है। बहस से नहीं, अपने कामों से जीतें। हम फिर से गैलीलियो के उदाहरण पर आते हैं। जी। जब कैथोलिक चर्च ने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, तो गैलीलियो ने उनसे बैठकर बहस नहीं की। वो जानते थे कि स्थापित मान्यताओं से तर्क करना बेकार है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी दूरबीन को और बेहतर बनाया और वेनिस के सबसे शक्तिशाली लोगों को अपनी छत पर बुलाया और कहा, तर्क मत कीजिए, बस खुद देख लीजिए। उन्होंने प्रदर्शन किया, तर्क नहीं। बिल्कुल। एक बार जब लोग सच्चाई अपनी आंखों से देख लेते हैं तो उसे अनदेखा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहस करने से आप असल में दूसरे के अहंकार पर हमला कर रहे होते हैं। और जब किसी का अहंकार आहत होता है तो वो सच सुनने के बजाय अपनी बात पर और अड़ जाता है। बहस से आप शायद अस्थायी जीत हासिल कर लें, लेकिन लंबे समय के लिए आप दुश्मन बना लेते हैं। लेकिन आपके काम का नतीजा
वो अकाट्य होता है। उसे कोई झुठला नहीं सकता। ये सब अलग अलग रणनीतियां हैं, लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली नियम खुद के बारे में है। नियम 25, खुद को फिर से बनाएं। रिक्रिएट योरसेल्फ, मतलब समाज आपको जो पहचान देता है उसे स्वीकार ना करें, अपनी पहचान खुद बनाएं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नेपोलियन बोनापार्ट। जी, वो एक मामूली परिवार से आए थे, लेकिन उन्होंने खुद को एक युवा अधिकारी से एक क्रांतिकारी नायक, फिर फ्रांस के शासक और अंत में सम्राट के रूप में घड़ा। और सबसे नाटकीय पल तो तब आया जब उन्हें एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। सबने मान लिया कि नेपोलियन की कहानी खत्म हो गई। लेकिन नेपोलियन ने यह पहचान स्वीकार नहीं की। वो एल्बा से भाग निकले और फ्रांस वापस आ गए। जब राजा ने उन्हें रोकने के लिए सेना भेजी तो नेपोलियन निहत्थे उन सैनिकों के सामने जाकर खड़े हो गए। हाँ, और अपनी छाती खोलकर चिल्लाए, अगर तुम में से कोई अपने सम्राट को गोली मारना चाहता है तो मारो। और सैनिकों ने उन्हें गोली नहीं मारी। इसके बजाय वे सम्राट अमर रहें के नारे लगाते हुए उनके साथ हो लिए। वो सिर्फ एक हारे हुए नेता नहीं थे, बल्कि एक किंवदंती थे जिनका पुनर्जन्म हुआ था। उन्होंने ये समझा दिया कि पहचान पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक प्रदर्शन है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल, दुनिया आपको एक भूमिका में बांधने की कोशिश करेगी, लेकिन असली शक्ति अपनी कहानी खुद लिखने में है। तो आज हमने देखा कि शक्ति सिर्फ पद या अधिकार के बारे में नहीं है, ये मनोविज्ञान है, रणनीति है और सबसे बढ़कर धारणा को प्रबंधित करने का खेल है। जी, चाहे वो आपके बॉस की धारणा हो, जनता की या आपकी खुद की। ये नियम उन सामाजिक गतिशीलताओं को उजागर करते हैं जो आज भी हमारे काम की जगहों और व्यक्तिगत संबंधों में मौजूद हैं। और अंत में एक विचार, इन सभी नियमों के बाद एक अंतिम बहुत शक्तिशाली नियम है। नियम 48, आकारहीनता अपनाएं, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। ब्रूस ली का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, पानी की तरह बनो। इस पर जरा सोचिए। जो चीज कठोर और निश्चित आकार की होती है वो दबाव में टूट जाती है। एक पत्थर को तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो चीज तरल और अनुकूलनीय है, जैसे पानी, उसे न तो पकड़ा जा सकता है और न ही तोड़ा जा सकता है। वो किसी भी बर्तन का आकार ले लेता है। तो क्या असली शक्ति किसी एक नियम, एक पहचान या एक निश्चित योजना में है, या फिर किसी भी स्थिति के अनुसार खुद को बदलने और पानी की तरह आकारहीन बने रहने की क्षमता में है? शायद सबसे बड़ी शक्ति यही है कि आपका कोई निश्चित रूप ही ना हो, ताकि कोई आपके अगले कदम का अंदाजा ही ना लगा सके।